ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का 4th एपिसोड आ चुका है। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक बंदे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे काफी रात हो रही होती है और वो बेसिकली एक आदमी के सामने बैठा हुआ होता है, ठीक है ना। अब ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा माफी वगैरह मांग रहा होता है अपने लॉर्ड ओरेकल से, ठीक है ना। वही कहते हैं कि एंटिगोनस की जो फैमिली नोटबुक है ना वो काफी ज्यादा खास है और बस वो उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने अपने लैम्प्स को, मतलब अपने आदमियों को इसके बारे में पता लगाने के लिए बोला था, जिससे कि इसकी सीक्रेट्स ये लोग पता लगा सके। लेकिन ऑब्वियसली बात है, वो बंदे यहाँ पे मर चुके होते हैं, वो औरत और आदमी जिसको ये बुक दी गई थी, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे वो नोटबुक नाइट हॉक्स को मिल चुकी है। ओके, अब यार ये जो मास्टर होता है ना वो तो इस बंदे की वाटी लगा के रख देता है, उसके हाथ उसके खुद के मुंह में डाल देता है, जिस वजह से यहाँ पे उसकी 2 उंगलियां भी कट जाती है और उसके दांत भी टूट जाते हैं। बाद में इनको पता चल जाता है कि भाई नाइट हॉक्स को तो मिली है वो नोटबुक, साथ में एक बंदा है जिसके हाथ में लगी थी ये नोटबुक, जो की है क्लेन मोरेटी। अब यार इस बंदे को लास्ट मौका दिया जाता है उस नोटबुक को रिकवर करने का। अब ये बंदा पीछे बढ़ जाता है क्लेन मोरेटी के। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्लेन इधर नील से मिलने के लिए आता है। अब नील यहाँ पे हमें लो सीक्वेंस बियॉन्डर की कुछ रिचुअल्स के बारे में बताता है कि मैजिक रिचुअल्स कैसे किए जाते हैं। वो बताता है कि यहाँ पे हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद तुम ध्यान से देखना कि क्या होता है। यहाँ पे वो अपने चारों और एक बैरियर टाइप बना देता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो स्पेल्स वगैरह बोलना शुरू करता है। गॉडेस से भाई एक फेवर मांगता है कि ये जो $30 का बिल है ना, 30 पाउंड का जो बिल है, वो प्लीज चुका देना। मतलब यार बेसिकली किसी रेस्टोरेंट या किसी चीज का बिल होगा, मतलब वो डायरेक्टली $30 मांग रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, ये जल के यहाँ पे राख हो जाता है कागज। ये लोग यहाँ पे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते साथ ही यहाँ पे नील को एक पर्स पड़ा हुआ मिलता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं। अब यार थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी टाइप आती है। वो कहता है बंदा कि यार ये मेरा पर्स है, थैंक यू इसको ढूंढने के लिए। अब यार ये जो एम्बलम होता है ना पर्स के ऊपर और इस गाड़ी के ऊपर सेम होता है, तो ऑब्वियसली बात है इसी बंदे का पर्स है। तो क्लेन मन में सोचता है कि अब ये क्या करेगा, गॉडेस ने जो तोहफा दिया उसको मना कर देगा या फिर अपने पास ही रखेगा। तो यार ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी के साथ नील ये पर्स वापस कर देता है और उसकी अच्छाई के तौर पे वो बंदा उसे 30 पाउंड देता है भाई गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। जिससे कि साबित हो जाता है कि ये अच्छे से काम करता है। नील ये बताता है कि देखो यार ये चीज तो हम कर ही सकते हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस हाँ दूसरे किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए इस चीज से, वो गलत होगा। हमें बताया जाता है कि भाई जो एम्परर रोजल की डायरी है ना, जो कि डिसाइफर करना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि लैंग्वेज समझ नहीं आती किसी को, बट क्लेन को आती है। उसमें ये लिखा होता है कि भाई पोशंस को ठीक से एब्जॉर्ब करने के लिए, उसकी ताकतों का इस्तेमाल करने के लिए डाइजेशन और एक्टिंग काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब ये है कि भाई यार क्लेन एक सीयर है तो उसको सीयर की तरह ही एक्ट करना पड़ेगा। वो यहाँ पे अभी नॉर्मल इंसान की तरह घूम रहा है, ठीक है ना। तभी यहाँ पे एक डिवाइनेशन क्लब दिखता है उसको, उसके रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे होती है, उसे इनवाइट करती है वो अंदर। तो वो सोचता है कि क्यों नहीं यहीं से शुरुआत की जाए। यहाँ पे वो अंदर आता है, उसका फिर से टैरेट रीडिंग होती है। इधर वो एक कार्ड उठाता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि वो जिस जगह पे जाना चाहता है वो वहां पे नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर थोड़े समय तक रुकेगा तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे वो डिवाइनेशन की फीस वगैरह दे देता है। अब यार ये बंदा खांसता है यहाँ पे, तो 2 बार टैप करता है क्लेन अपने माथे पे और भाई उसका ऑरा वगैरह चेक करता है कि उसके भाई प्रॉब्लम्स है लंग्स वगैरह में, ठीक है, तो जरूर डॉक्टर से चेक करवा लेना। वो बता देता है कि वो एक सीयर है। यहाँ पे फाइनली वो इस क्लब को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पे एक लड़की भी होती है, वो देख लेती है भाई ज्वाइन करते हुए उसे। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इधर का जो एक टीचर है मिस्टर विंसेंट, वो पहले बता चुका था कि आज एक काफी कमाल का सीयर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। उनकी अभी एक क्लास चल रही है मिरर डिवाइनेशन की। तो क्लेन यहाँ पे ऊपर आ जाता है। वो देखता है कि इधर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब लोग होते हैं जो कि मिरर लेके बैठे होते हैं, मिरर डिवाइनेशन कर रहे होते हैं। एक तरीके से ये एक रिचुअल है जिसमें हम मिरर में देख के दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इन सबका ऑरा चेक करता है क्लेन। वो ये सोचता है कि यार सारे बॉडी पार्ट्स हेल्दी है विंसेंट के, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ जरूर है। यहाँ पे उसने एक बॉक्स दिया होता है एक लाल बाल वाली लड़कियों को। जैसे यहाँ पे वो लड़की निकलती है ना तो क्लेन को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है भाई वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। वो ये सोचता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। ओके, अब यहाँ पे वो फाइनली अंदर आ जाता है। अब ये रीडिंग करना शुरू करता है। विंसेंट उसे बताता है कि तुम यहाँ पे एक होप लेके आए हो, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, इतने ज्यादा थक चुके हो कि तुम्हें अब जीने का भी मन नहीं करता। तो यार क्लेन मन में कहता है यार बात तो सही कह रहा है ये बंदा। तो विंसेंट बताता है कि देखो यार मेरे को यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 2 वर्ड्स, गैदरिंग और फैमिली, और ये दोनों ही चीजें तुम्हारे लिए फ्री हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये जो चार्जेस है बहुत ज्यादा होते हैं रीडिंग के, लेकिन ये पहली बार था तो फ्री है, वरना तो भाई एक दिन का खर्चा निकल जाता है उसका, ठीक है। तो काफी लकी है क्लेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्लेन चला जाता है और हमें दिखाया जाता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था। मतलब ये क्लेन के पीछे पड़ेगा क्योंकि इसके हाथ में पट्टी लगी हुई होती है। ओके, क्लेन यहाँ पे यही सोचना शुरू कर देता है कि यार उसको एक सीयर की तरह करना शुरू करना पड़ेगा एक्ट, ओके ना। तो यहाँ पे वो कुछ स्पेल्स वगैरह लिखता है और उसके पास 2 तरीके होते हैं यहाँ पे। पहला तरीका यह है कि वो पोशन को डाइजेस्ट करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे, तभी वो शायद बियॉन्डर्स की पावर को अच्छे से यूज कर पाएगा और अपनी दुनिया में वापस जा सकता है वो।
बाकी इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि वो किसी तरह ग्रे मिस्ट वाली पावर को मास्टर कर ले, ठीक है ना, वो उससे लिंक करे और हो सकता है कि वो डायरेक्टली ही यहाँ पे अपनी दुनिया में चले जाए। किसी ना किसी तरह उसको ये काम पूरा करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर वो पोशंस पे रिलाय करेगा तो सीक्वेंस बढ़ाते बढ़ाते उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। हो सकता है कि अगर वो लक एनहांसमेंट वाले रिचुअल को थोड़ा बेहतर तरीके से करे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे तो सब कुछ ठीक हो जाए। तब यहाँ पे दरवाजा खटखटाया जाता है तो इस कागज को चला देता है क्लेन। हमें दिखाया जाता है कि बाहर कुछ है अजीब सी मैकेनिकल चीज, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो इधर एक टॉय होता है। भाई उसकी सिस्टर होती है मेलिसा, वो यहाँ पे इससे खेल रही होती है बेसिकली, ठीक है ना। और वो ये कहती है कि जब से तुम्हारी जॉब वगैरह लगी है तब से तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकल पाते, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जरूरी है ये सब भी, ठीक है ना। वैसे क्या तुम फ्री हो संडे को? अगर तुम फ्री हो तो यार मेरी फ्रेंड है सेलिना, उसको बर्थडे है तो उन्होंने हमें बुलाया, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे विंसेंट ने उसको बताया था कि यार फैमिली के साथ गैदरिंग वगैरह करोगे तो वो तुम्हारा ही फायदा होगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे क्लेन मान जाता है और हाँ कर देता है अपनी सिस्टर को जाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे वो ग्रे मिस्ट में आता है बेसिकली। यार ये जो अलग सा रेलम है ये ग्रे मिस्ट ही बोलेंगे ना भाई इसको। और फाइनली यहाँ पे हैंग्ड मैन और जस्टिस भी आ जाती है। और भाई एनिमेशन भाई काफी कमाल की। इधर क्लेन हैंगमैन का ऑरा देखता है कि भाई एकदम समुंदर की तरह खौफनाक है, ठीक है। वही दूसरी ओर जस्टिस का जो ऑरा है वो एकदम शांत लेक की तरह है। यहाँ पे वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है क्योंकि वो एक स्पेक्टेटर बन चुकी होती है बियॉन्ड सीक्वेंस 9, ओके, क्योंकि उसने लास्ट मीटिंग में पूछा भी था इस बारे में, ठीक है। क्लेन यहाँ पे नोटिस करता है कि इन सबके पीछे कुछ सिंबल्स बने हुए आ रहे होते हैं, उनका मतलब वो जानता है और इवन उसका खुद का भी एक कॉन्स्टलेशन सिंबल होता है, ओके। वो ये कहता है कि अब तुम शांति से बोल सकते हो। तो यार जस्टिस बोलती है कि मेरे पास 3 सवाल है, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे को एक स्पेक्टेटर के तौर पे क्या जानना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? तो यार हैंगमैन बताता है कि एक स्पेक्टेटर का काम होता है कि हमेशा डिटैच रहना, एक नॉर्मल एटीट्यूड रखना और चुपचाप खड़े होकर नोटिस करना चीजों को, सामने वाले इंसान को पहचानना, यही काम है एक स्पेक्टेटर का। वैसे स्पेक्टेटर तुम बनी हो तो उसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ये तुम्हें पता चल गया होगा। तुम्हें इसे मास्टर करना होगा। तो क्लेन यहाँ पे खटखटाता है टेबल को और वो यही कहता है कि मास्टर करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें डाइजेस्ट करना पड़ेगा पोशन को। डाइजेशन ही असली रास्ता है और उसके साथ साथ तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा, डाइजेस्ट और एक्ट। तो ये सुनकर तो भाई हैंगमैन तो एकदम ही शॉक हो जाते हैं, ये दोनों खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है ये हमारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है, थैंक यू सो मच मिस्टर फूड। यहाँ पे वो कंटिन्यू करने के लिए कहता है। तो यार जस्टिस पूछती है कि दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी जानवर को पोषण पिला दिया जाए तो क्या होगा? तो यार उससे पूछते हैं ये लोग कि भाई क्या कर दिया तुमने, किसको पिला दिया? तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब वो पोषण प्रिपेयर कर रही थी और यहाँ से जब वो जाती है तो उसका डॉग यहाँ पे इस ग्लास को गिला देता है और पी लेता है। तो यार उसको बताया जाता है कि देखो यार अगर ऐसा होता है ना तो आमतौर पे या तो वो डॉग मर जाता है, ठीक है ना, या फिर वो एक खतरनाक तरीके का मॉन्स्टर बन जाता है। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हुई है तो वो एक स्पेशल क्रीचर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसका लास्ट क्वेश्चन होता है टैलेंट के बारे में। यहाँ पे वो अपने पिता के बारे में बात करती है लेकिन फिर रुक जाती है, ठीक है ना। वो ये पूछती है कि हमें इतना टैलेंट कहाँ से मिल सकता है? तो यार क्लेन बताता है कि टैलेंट पाना सिंपल है। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं और भाई अब ऑब्वियसली बात है यार यहाँ पे वो उनसे एक फेवर मांगता है, एक पेमेंट मांगता है, इन लोगों को बोलता है एक प्रेयर करने के लिए और साथ में रोजेल गुस्टेव की सीक्रेट डायरीज का पता लगाने के लिए। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यार हैंगमैन तो शॉक हो जाता है कि क्या ये रोजेल की डायरी पढ़ सकता है और उसकी लैंग्वेज समझ सकता है? तो ऑब्वियसली बात है यार क्लेन समझ सकता है, ठीक है ना। तो ये प्रे करने के लिए भी बोलता है इन लोगों को, बताता है वो सारी लाइंस जो उसने लिखी थी, ठीक है ना, कि तुम एक मिस्टीरियस रूलर हो जो कि ग्रे मिस्ट से भी ज्यादा ऊपर है, तुम येलो और ब्लैक के किंग हो जिसके पास काफी कमाल का लक है। हैंगमैन समझ जाता है कि इस प्रेयर के बाद अगर ये सच में काम करती है तो वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे क्लेन वापस आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि क्लेन का एक भाई भी होता है जिसका नाम बेंसन होता है। अब यार वो यही सोचते हैं कि उसको समय आने पे शायद मेलिसा और बेंसन को बता देना चाहिए उसकी आइडेंटिटी कि वो एक सीयर है। ये लोग यहाँ पे अपना दिन अच्छे से काटते हैं, तैयार वगैरह होते हैं, ड्रेस वगैरह खरीदते हैं और फाइनली यहाँ पे संडे हो जाता है, जुलाई 15 सेलेना के घर पे आ जाते हैं ये लोग। अब यार हमें दिखाया जाता है वो लाल बाल वाली लड़की यहाँ पे सेलेना ही होती है, ठीक है, जो कि वो बॉक्स लेके जा रही थी, ओके। सेलेना के साथ साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, जो कि उसकी दोस्त होती है, ओके। अब ये तीनों लड़के यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, भाई तारीफ वगैरह करती है भाई भाइयों की। तभी यहाँ पे क्लेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, एकदम पावर सी महसूस होती है और उसको समझ आ जाता है कि भाई हैंगमैन ने लगता है प्रेयर करना शुरू कर दिया है, जिससे कि उसको अच्छा महसूस होता है, ओके। तो यार ये काफी कमाल की चीज है। वो पार्टी में यहाँ पे अंदर आ जाता है, यहाँ पे अलग अलग डिशेस होती है, अलग अलग चीजें होती है, ठीक है ना, काफी एंजॉयमेंट वाला सीन चल रहा होता है, ओके। एलिजाबेथ इधर आती है और वो यही कहती है कि वैसे मुझे पता है कि तुम एक सीयर हो लेकिन ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है, तो मेलिसा को नहीं पता चलेगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेलिसा आती है, वो कहती है कि देखो यार मुझे पता है कि बेंसन और तुम यहाँ पे अपनी शादी की बात भी कर सकते हो, ठीक है, लड़की ढूंढने के लिए आए हो, लेकिन
ये बात समझना कि एलिजाबेथ सिर्फ 16 साल की है। तो यार क्लेन कहता है कि क्या बात कर रहे हो यार तुम। यहाँ पे ऑलमोस्ट रात हो जाती है। अब यार ये तीनों लड़कियां अपने रूम में आ जाती है। अब आपको याद होगा विंसेंट ने एक बॉक्स दिया था, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक मिरर होता है। ओके, अब जैसे वो इस मिरर को देखती है भाई, अब वो यहाँ पे स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये बेसिकली लड़कियों वाली हरकतें करती है कि यार इन लोगों को मिस्टर राइट कब मिलेगा, ठीक है ना, यही सारी बातें। ये मिरर जैसे एक्टिवेट होता है, दूसरी तरफ यहाँ पे एक मिरर होता है विंसेंट के रूम में, और वो ये कहता है कि लगता है ये ऑल्टर खुल चुका है और अब समय आ चुका है क्लेन मेलोडी, अब तुम्हारी वाट लगेगी। ओके, तो यार अब ये लड़कियां तो खेल रही होती है, बट क्लेन को समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ जरूर खतरनाक हो रहा है और ये खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। वो यहाँ पे आ जाता है और देखने लग जाता है इस रूम के अंदर। ओके, वो देखते हैं ये मिरर पूरी तरह से ब्लैक हो चुका होता है। इसे देख के यहाँ पे भाई उसकी वाट ही लग जाती है सच में। उसे समझ आ जाता है कि उसे किसी ना किसी तरह इन लड़कियों को बचाना होगा। अभी समय नहीं है कि वो कैप्टन को इन्फॉर्म करे, तो वो रिचुअल मैजिक का इस्तेमाल करेगा। अब उसके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन वो देखता है रूम के अंदर इंग्रेडिएंट्स भी शामिल होते हैं, तो वो समझ जाता है कि उसको क्या करना है। अब यहाँ पे ये लड़के देखती है कि सेलिना एकदम अपने होश में नहीं होती। ओके, और हमें दिखाया जाता है कि वो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है भाई, एक तरीके की भूतनी बन जाती है भाई, बंदी। वो भाई यहाँ पे अटैक कर देती है एलिजाबेथ और मेलिसा के ऊपर, जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाती है। यहाँ पे फाइनली क्लेन आता है और अपने नॉकटर्नल मैजिक का इस्तेमाल करता है, नॉकटर्नल स्लम्बर। यहाँ पे वो कार्ड्स फेंकता है जिससे कि सेलिना ट्रैप हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे अब वो अपना एन्चेंटमेंट शुरू करता है भाई। अब भाई वो प्रोसेस है पूरा, ठीक है ना, वो पूरी कोशिश कर रहा होता है इसको आगे बढ़ाने की। लेकिन दूसरा यहाँ पे विंसेंट अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है और अपने मास्टर से ताकत मांगता है और ये फेंकता है एक गोला टाइप, जिससे कि यहाँ पे सेलेना इस जाल से छूट जाती है। तभी यहाँ पे क्लेन भाई इंक और ब्लड फेंकता है, ठीक है, ब्लड से यहाँ पे कैंडल्स बुझा देता है और इंक से वो लेटर लिख देता है, मतलब वो वर्ड्स जो वो चाहता है बोलना। ओके, अब यहाँ पे सेलेना के बाल काफी खतरनाक होते हैं जो कि अटैक करना शुरू करती है यहाँ पे क्लेन के ऊपर। भले यहाँ पे क्लेन भी उसके ऊपर गोले चलाते है, लेकिन भाई उसकी गोली से बच जाती है वो और उसकी वाट लगा कर रख देती है। वो यही कहती है कि क्लेन मोरेटी, मेरे मास्टर ने जो तुम्हें मौत का तोहफा दिया था तुम उससे बच गए थे, और उसके बाद तुम्हें बियॉन्डर्स की ताकतें मिल गई जो कि तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। तो मुझे बताओ कि क्या डिस्कवर किया तुमने, क्या पता चला तुम्हें एंटिगोनस फैमिली नोटबुक के बारे में। जो भी जानते हो मुझे बता दो और उसके बाद मैं इन दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम तीनों के तीनों मारे जाओगे। अब यार धीरे धीरे करके यहाँ पे बेहोश होने लग जाता है क्लेन। तभी यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि भाई जस्टिस ने भी यहाँ पे उसके लिए प्रेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके अंदर काफी कमाल की ताकतें आ जाती है और वो इस जाल से छूट जाता है। अब यार इधर दूसरी ओर विंसेंट की तो वाट लगने लग जाती है, लेकिन वो भी अपना पूरा 100% देता है। फिर से यहाँ पे अपना हाथ वाथ काट के फेंक देता है, ठीक है, मदद करने के लिए सेलेना में और भी ज्यादा ताकत आ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे थोड़ा सा समय मिलता है क्लेन को इस रिचुअल को पूरा करने का, और फाइनली वो गॉडेस से यही मांगता है कि सेलेना के ऊपर ये जो भी स्पिरिट है ये उससे आजाद हो जाए, ठीक है ना, और ये जो कनेक्शन है वो टूट जाए, ठीक है। फाइनली ये रिचुअल पूरा हो जाता है। सेलेना अपने होश में आ जाती है, मतलब बेसिकली बेहोश हो जाते हैं तीनों की तीनों ही, और विंसेंट की वाट लग चुकी होती है। अब ऑब्वियसली बात है क्लेन यहाँ पे खुशकिस्मत होता है कि बिल्कुल सही समय पे जस्टिस ने प्रेयर करना शुरू कर दिया था, वरना तो ऐसी तैसे हो जाते उसकी। दूसरा यहाँ पे विंसेंट की वाट लग चुकी होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। जैसे वो यहाँ से बाहर निकलता है तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, मिस्टर जी, जो कि ऑरोरा ऑर्डर का ही बंदा होता है, और वो कहता है कि मास्टर ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। और भाई ये क्या तोहफा होता है, उसको जान से मार देता है वो, ठीक है ना। अब भाई क्लेन ये सारी की सारी बातें डन स्मिथ को बता देता है और उसको लेके आया होता है वो इधर, ठीक है ना। वो ये कहता है कि जरूर विंसेंट का इन सब में कोई ना कोई लेना देना जरूर था। तभी डन स्मिथ को यहाँ पे एक विजुअल आता है और भाई उसके सामने यहाँ पे एक पता नहीं अजीब सा एक क्रीचर होता है, उसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड क्रेडिट्स में हमें दिखाया जाता है लियोन किंगडम का सीन। तो इधर भाई जस्टिस होती है जो कि आराम से सो रही होती है। अब उसका डॉग उसके पास आता है। अब आपको याद होगा उसने पोशन पी रखा है भाई, वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई जस्टिस कहती है कि मेरे को थोड़ी देर और सोना है। तभी कोई आता है उसे बोलता है कि आपको रॉयल सेलिब्रेशन के लिए तैयार होना होगा मिस। तो वो उठ जाती है यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे तो काफी सारे सर्वेंट्स होते हैं जो कि ड्रेसेस और ज्वेलरीज वगैरह लेके आए होते हैं जो पिछली रात सेलेक्ट की थी जस्टिस ने, और ऐसा लगता है भाई जस्टिस तो यार भाई रॉयल किंगडम से बिलोंग करती है। और भाई उसका 17th बर्थडे होता है, वो उसके बारे में पूछती है कि क्या ये सब उसके लिए। तो अभी औरत यही कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे 17th बर्थडे के लिए नहीं है। सोचो अगर एक ही ड्रेस को बार बार पहना जाएगा तो लोग सोचेंगे हम गरीब हो चुके हैं, ऐसा नहीं कर सकते, हम दूसरी बार एक ही ड्रेस को नहीं पहन सकते। तो यहाँ पे जस्टिस सेलेक्ट कर लेती है अपनी ड्रेस वगैरह, और भाई बिल्कुल रॉयल ट्रीटमेंट, भाई प्रिंसेस एकदम, भाई क्या बोलूं मैं। यहाँ पे जब वो अपनी डॉग के साथ खेल रही होती है जिसका नाम होता है सूजी, तो वो देखती है कि भाई सूजी बोलना शुरू कर देता है, और भाई वो यही कहता है भाई मैं तो क्या ऐसे ही बताऊं, मैं तो बस एक डॉग हूँ। तो ये तो अलग ही सीन है, ठीक है, उसके पास बोलने की ताकत आ चुकी है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।